हेलो बच्चों। तो इस चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके पेज नंबर 15 पर अब हम आ चुके हैं और अब इसमें हम टॉपिक जो कवर अप करने वाले हैं वो है हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि हार्वेस्ट का मतलब होता है कि जब हमारी क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो हम उसको खेतों से बाहर निकाल लेते हैं और उसको बाहर निकालने के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए आगे भेजते हैं। फर्दर प्रोसेस का मतलब है कि हम उसको कोल्ड स्टोरेज में रखें या फिर मार्केट में सप्लाई कर दें, या जिसको हम मंडी कहते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, मंडी में हम दे दें। वहाँ से मंडी से जो छोटे व्यापारी हैं वो उसको खरीदें और उनसे फिर हम खरीदें, ठीक, और फिर उसका इस्तेमाल करें। और फेस्टिवल्स का मतलब आप सब समझते होंगे, फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। तो कोई भी त्योहार हम कब मनाते हैं? कोई भी त्योहार हम जब मनाते हैं जब हमें बहुत खुशी होती है, ठीक। मतलब कि फेस्टिवल इज द प्रोसेस टू एक्सप्रेस आवर हैप्पीनेस, मतलब कि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए हम फेस्टिवल को मनाते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो किसानों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि उन्होंने जो साल भर या 6 महीने जिस क्रॉप पर काम किया, जिस क्रॉप पर मेहनत करी, ठीक है, ना रात देखी ना दिन देखा, पानी दिया, अच्छे से उसकी रखवाली करी और वो क्रॉप पूरे तरीके से तैयार हो गई और उसको तैयार होने के बाद वो खेतों से निकल गई। तो अब जो टाइम आता है वो आता है सेलिब्रेट करने का, मतलब कि खुशी जाहिर करने का। तो हमारे जो इंडिया है उसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पर अलग अलग नाम से ये फेस्टिवल्स जो है वो मनाए जाते हैं, ठीक। हार्वेस्टिंग इज द टाइम व्हेन द फार्मर्स फाइनली सी द रिजल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क इन द फील्ड। मतलब हार्वेस्टिंग वो टाइम है जब किसान जो है वो फाइनली तौर पर अपने जो उन्होंने कड़ी मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी फिर खेतों के अंदर, उसका वो परिणाम देखते हैं, मतलब कि उसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक। जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पूरे साल पढ़ाई करने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक, वो एग्ज़ाम आप लिख कर आते हैं और कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो वो जो टाइम है रिजल्ट डिक्लेयर होने का, वो आपके लिए आपकी मेहनत का फल मिलने का टाइम है। कि अगर आपने मेहनत अच्छे से करी है और अच्छे से पेपर दिया है तो आपका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। इसी तरीके से किसानों के लिए ये वो दिन है जिस दिन उनका रिजल्ट आता है, मतलब कि हार्वेस्ट वाला, ठीक। सेलिब्रेशंस दैट मार्क ए गुड हार्वेस्ट आर कॉल्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल। मतलब कि अगर पूरी तरीके से क्रॉप बहुत अच्छी हुई है और उसकी हार्वेस्टिंग अच्छे से हुई है तो वो जो सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं, ठीक। थ्रू द फेस्टिवल फार्मर्स ऑफर ग्रेटिट्यूड टू नेचर फॉर ए गुड हार्वेस्ट। मतलब इस फेस्टिवल के थ्रू किसान जो है वो नेचर का धन्यवाद करते हैं, नेचर को थैंक यू बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नेचर ही उनकी जो क्रॉप है वो अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो पाया है। अगर नेचर अच्छा नहीं होता, मतलब नेचर ने उनको सपोर्ट नहीं किया होता इन द सेंस कि अगर सही समय पर पानी नहीं बरसा होता, सही समय पर धूप नहीं निकली होती, तो जो उनकी क्रॉप है वो पूरे तरीके से हार्वेस्ट नहीं हो पाती। बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन क्लाइमेट एंड मेन क्रॉप्स ईच ऑफ इंडियाज स्टेट celebrates its harvest festival at a different time of the year। मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्लाइमेट अलग अलग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं पर बरसात है इस समय तो कहीं पर बरसात नहीं है, कहीं पर इस समय गर्मी है तो कहीं पर इस समय नहीं है। तो इसी को देखते हुए और अलग अलग जो मेन क्रॉप्स होती हैं, कहीं पर किसी स्टेट्स में कोई मेन क्रॉप्स अलग है, किसी स्टेट्स में कोई मेन क्रॉप्स अलग है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मेन क्रॉप है इंडिया के, मतलब यूपी के अंदर जो है वो चावल, और किसी दूसरे स्टेट्स में कोई और सी, ठीक। तो ये आगे आपको पता चलेगा या आप आगे खुद भी पढ़ सकते हैं कि कौन से स्टेट्स की कौन सी मेन क्रॉप्स है, ठीक। या आपके लिए मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको पढ़िएगा कि कौन सी क्रॉप जो है वो मेन क्रॉप है किस स्टेट की। तो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल जो है वो अलग अलग टाइम पर होता है। वाइल बिहू, पोंगल एंड मकर संक्रांति आर विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति, तो ये मकर संक्रांति का तो आपने नाम सुना होगा, बिहू और पोंगल थोड़े से आपके लिए नए होंगे। तो आप इतना समझ लीजिए कि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के नेम है अलग अलग स्टेट्स के, ठीक। तो बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति जो है वो विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और बैसाखी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये जो बैसाखी है ये किसका एग्जाम्पल है? स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल का। बैसाखी का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये डायग्राम जो बना हुआ है इसमें देखिए बिहू,
ठीक, मैं आपको बताऊंगा कि बाद में किस स्टेट्स का कौन सा ये फेस्टिवल है, बिहू, पोंगल, मकर संक्रांति और बैसाखी। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट टू लाइफ है, ये थोड़ा सा देख लीजिए इसको, अच्छी जानकारी मिलती है यहाँ से। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फाइंड आउट विच हार्वेस्ट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन योर टाउन, सिटी, कम्युनिटी। मतलब कि आप अपने दोस्तों और अपने माता पिता की सहायता से, उनकी मदद से ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आपके शहर या आपके टाउन में कौन सा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, मतलब ये सेलिब्रेट आप किस तरीके से मनाओगे। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको रीड कर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्वेस्टिंग। इसके जस्ट पीछे वाले पेज में मैंने आपको हार्वेस्टिंग पढ़ाया है अच्छे से। ठीक, ट्राई कीजिएगा कि इसको फाइंड आउट करके और इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। लिस्ट ए फ्यू टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, मतलब वो वाले टूल को आपको लिखना है जिनसे हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स डू नॉट हार्वेस्ट क्रॉप वंस दे मैच्योर, मतलब कि क्रॉप्स के मैच्योर होने के बाद अगर फार्मर्स उसको हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक, डिफाइन द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द शेफ, मतलब कि शेफ से ग्रेन को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेशिंग एंड विनोइंग, तो आपको डिफरेंस बताना है थ्रेशिंग और विनोइंग का। ये मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए आपके पास डिफरेंस क्रिएट करने का किसी भी दो चीज़ों के बीच, तो आप एक काम करिए, कॉपी के एक पेज पर लाइन कीजिए और इधर लिखिए आपका टॉपिक 1 और इधर लिखिए टॉपिक 2 और ये पॉइंट वाइज डिफरेंस 3 या 4 आराम से लिख दीजिए। इससे कम से कम आपका आधा पेज तो भर ही जाएगा। ठीक, जो भी मेन जानकारी है, जो भी मेन इन्फॉर्मेशन है उसके डिफरेंस में, तो जो मेन बातें हैं जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट करती हैं वो आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, ये कॉपी के रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर और याद रखिए कि जब भी डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आए तो आप उसको इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना फॉर द फर्दर यूज। जैसे कि आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम है और जो है वो आपके पास जो कपड़े आप पहनते हैं वो थोड़े से सर्दियों वाले हैं, मतलब कि जो शर्ट है, जो सूट है वो थोड़ा मोटा है, स्वेटर है, जैकेट है, तो आपने वो अभी थोड़ी ना पहनना है गर्मियों में, वो आपने क्या करा है, वो आपने स्टोर करके रख दिया है किसी स्टोरेज में। ठीक, जब उसका टाइम आएगा उस चीज को इस्तेमाल करने का तो आप वहां से उसको निकालोगे और उसको इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से क्रॉप्स को जब मैच्योर हो जाती है उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उसको हम स्टोरेज कर देते हैं, मतलब कि आगे आने वाले टाइम के लिए। ऐसा ऐसा भी है ना, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं आपको कि अभी आपको जो है, अभी आपके पास 2 किलो राइस है और इस टाइम पर आपको सिर्फ जो है वो 0.5 kg कंज्यूम करना है। तो भाई आपके पास जो 1.5 kg राइस बचे वो आप क्या करोगे, वो आप स्टोर तो करोगे ना कहीं पर, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको राइस खाना हो तो आप वहां से निकालो और उनको खाओ। इसी तरीके से ये भी स्टोरेज क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ रहे थे उसका ये सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है, इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस भी है। ठीक, आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर स्टोर्ड बिफोर दे आर सेंट टू द मार्केट, मतलब मंडी, जिसको आप अपनी भाषा में मंडी बोलते हैं। तो हार्वेस्ट करने के बाद मंडी में भेजने से पहले क्रॉप को स्टोर करा जाता है। इट इज नेसेसरी, अब इसमें कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो बिना स्टोर करे ही मंडी भेज दी जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स जो होती हैं जो आप रोजमर्रा खाते हैं तो उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको स्टोर करने की जरूरत होती है, जैसे कि आलू हो गया, मटर हो गया, बाकी कुछ ऐसी हैं जिनको आप तुरंत जो खेत से आती हैं और आपके पास आ जाती हैं। इट इज नेसेसरी टू स्टोर फूड ग्रेन्स प्रॉपरली सो दैट देयर रेगुलर सप्लाई इन मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जो भी क्रॉप्स है वो तो भाई अपने टाइम पर ही होगी और उसकी सप्लाई, उसकी जो डिमांड है वो तो पूरे साल रहेगी ना। तो आपको प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना है, सप्लाई और डिमांड की चेन को, मतलब कि जो हमारी मांग है, ठीक है, और जो उसकी
सप्लाई हो रही है, उसको आपको मेंटेन करना है। वो मेंटेन करने के लिए आपको उस क्रॉप को स्टोरेज करना होगा, और आपको स्टोरेज भी ऐसा करना होगा कि ऐसा नहीं है कहीं भी उसको डाल दिया। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर एयर, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर पैकेजिंग, सब ठीक तरीके से रखना होगा, नहीं तो जो आपने चीज स्टोर करी है वो खराब भी हो सकती है। अगर स्टोर करा और वो चीज खराब हो गई तो स्टोर करने का फायदा ही क्या हुआ, और नुकसान हुआ ना। तो आपको उस तरीके से उस क्रॉप को स्टोर करना है कि वो प्रॉपर तरीके पूरे साल थ्रू आउट द ईयर वो है वो सेफ रहे। ठीक। क्रॉप मस्ट बी फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्ट, मतलब टू अवॉइड स्पॉइलेज। मतलब जो क्रॉप हम स्टोरेज कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और जो पेस्ट होते हैं रेड्स और इंसेक्ट मतलब चूहे और कीड़े, उनसे फ्री होना चाहिए। देख लेना चाहिए कि कहीं से वो आ ना जाए या पहले से उसके अंदर होना। जिस इन इंडिया वी ग्रो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब इंडिया के अंदर हम बहुत बड़ी वेराइटी में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, विच आर स्टोर्ड इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग तरीकों से स्टोर करी जाती हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और स्टोरेज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसी जगह हमें अपनी क्रॉप्स को स्टोर करना है जो ठंडी है, मतलब कि ए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज रेफ्रिजरेटेड रूम वेयर प्रोडक्ट लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टोर्ड एट ए लो टेम्परेचर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। मतलब कोल्ड स्टोरेज एक तरीके का ऐसा रूम है जिसके अंदर एक बड़ा सा रेफ्रिजरेशन होता है। मतलब कि ये जो है ना रेफ्रिजरेटेड रूम, इसका मतलब आप समझ लीजिए आपके घर का फ्रिज। आप अपने घर में फ्रिज में वो चीज रखते हैं जो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद खराब ना हो। मान लीजिए कि आपने अपने घर में 1 किलो दूध लिया, और 1 किलो दूध आप एक दिन में थोड़ी ना पी जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको आप जितना आपने इस्तेमाल करना था उतना किया, बाकी आपने फ्रिज के अंदर रख दिया। नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आपने निकाला और फिर इस्तेमाल कर लिया। तो इसी तरीके से कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा रूम होता है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम होता है। मान लीजिए कि बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो जो अंदर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री होगा। मतलब ये जनरल से डिफरेंस बता रहा हूं आपको, क्योंकि रेफ्रिजरेटेड रूम है तो वहां टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है और माइनस में होगा ही। ठीक। These cold storage units also help in the safe transportation of fruits and vegetables। मतलब जो ये कोल्ड स्टोरेज है, ये ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज है ये इस चीज में भी काफी मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? फ्रूट्स और वेजिटेबल का। कहाँ से होता है? कोल्ड स्टोरेज से। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं? उस थ्रू आउट द एयर डिमांड और सप्लाई की चेन को मेंटेन करने के लिए। ठीक। ये डायग्राम में देखते होंगे, ये कोल्ड स्टोरेज एक बड़ा सा रूम है, इसके अंदर ये जो क्रेट्स रखे हुए हैं, इन क्रेट्स के अंदर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं। तो बेसिकली ये पेज यहीं पर एंड होता है, और अगर इस पेज में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।